हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडिंग लर्नर। इस वीडियो में हम कर रहे हैं लोअर पीसीएस मेंस पेपर 2 2021 का जो पेपर था उसके पीवाईक्यूज कर रहे हैं, जो कि हम फिर से वापस से अर्थमेटिक ही करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्ट 1 जो है वो जनरल साइंस एंड अर्थमेटिक है, लेकिन हम इसमें से सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस इस वीडियो में सिर्फ वही कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। D and E are midpoints of side AB and AC of a triangle ABC respectively and BC is 10 centimeter। मतलब ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा A B C, BC is 10, D and E are the midpoints of AB। ये हो गया D, यहाँ हो गया E। If DE is perpendicular to BC, DE is perpendicular to BC, DE BC के परपेंडिकुलर तो ऐसे होता है ना, ये तो पैरेलल दिख रहा है। DE is perpendicular to BC, then the length of DE is, DE की ही लेंथ पूछिए। नहीं भाई, ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा। मैं स्प्रिंट है या कुछ है इसमें क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता यहाँ पे। ये पैरेलल होता तो ठीक था, ये गड़बड़ है यहाँ पे। तो ये अगर पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकता, पैरेलल होगा तो क्या आंसर आएगा। जब ये पैरेलल हो गई, DE इज पैरेलल टू BC, तो अभी ये गिवन था कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है और E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तो DE जो है वो BC का हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा यहाँ पे। इफ ट्रायंगल्स ABC एंड DEF आर सिमिलर, सिमिलर है दोनों ट्रायंगल्स, AB इज दिस, DE दी है, EF दी है, FD दी है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ओके, A B C, दूसरा ट्रायंगल है DEF। AB is 5, DE is 10, DE is 10, EF is 12, EF is 12 and FD is 14, FD 14 है। ठीक है, पेरीमीटर पूछा गया है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सिमिलर है दोनों, तो इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। 10 20 30 36 नहीं आ रहा है। DE 10, EF 12, DEF FD 14। मतलब इसका नहीं पूछा गया, ABC का वो पेरीमीटर पूछा गया, मेंशन भी नहीं किया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें सिमिलर है तो AB DE के सिमिलर होगी, जैसे ट्रायंगल लिखा होता है ना ABCDEF, तो AB DE के, BC EF के और AC FD के, ऐसे होगा। तो यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, मतलब इंटू 2 हो रहा है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, तो 7 2 14 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं तो 18 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बट इसमें मेंशन होना चाहिए एटलीस्ट कि पेरीमीटर किसका पूछा गया है। अगर दोनों ऑप्शंस दिए होते फिर गड़बड़ हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि सॉरी, इफ a tan 30 sin 45 is equals to cos 30 tan 45, then a is, वैल्यूज रख लेंगे। a इंटू tan 30 कितना होता है 1/√3, sin 45 1/√2 is equals to cos 30 1/2, tan 45 1। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों नंबर्स जो है ये उधर चले जाएंगे, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू √3 इंटू √2। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा √2, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी √3/√2।
Next question. P and Q are such points in xy plane whose coordinates are 2, 0 and 5, 4 respectively. What is the numerical value of area of circle whose radius is PQ? PQ अगर रेडियस हो जाए तो क्या पूछा है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया। एरिया कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें रेडियस बताओ? तो हमें यहाँ पे रेडियस निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये है 2, 0 और 5, 4। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 5 माइनस 2 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16। ये हो जाएगा आपका 25 रूट 25 विच इज इक्वल्स टू 5। अगर रेडियस 5 हो तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू 5 इन 5 का स्क्वायर 25 पाई विच इज ऑप्शन नंबर सी। पीवाईक्यूज करने का मोटिव क्या है? कि हमें पता चले किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लास 10 तक में भी क्या लेवल आ रहा है क्वेश्चन का, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो रहे हमसे, या कोई फॉर्मूला नहीं आता है तो हमें बस वो नोट डाउन करके रखना है और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहनी है डेली मैथ्स की। बस इसीलिए देख रहे हैं हम पीवाईक्यूज। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन तो अब तो चेंज हो गया, पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 मैथ्स का नहीं है, अर्थमेटिक का नहीं है, साइंस का है। ये भी साइंस का है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 भी साइंस का है, 10 भी, 11। हम ये सब भी क्वेश्चंस करेंगे। इसमें एक हिंदी का सेक्शन अलग से है, उसको भी अलग से हम वीडियो में करेंगे। ओके, आई थिंक अब स्टार्ट हो गए मैथ से क्वेश्चंस यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर कौन से? दो तरीके के नंबर होते हैं, एक प्राइम, एक होता है कंपोजिट। प्राइम नंबर वो जिसके फैक्टर्स क्या होते हैं? सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 होगा और वो नंबर खुद होगा। और कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स। जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट है, एक्सेप्ट 1। 48 2 की टेबल में आता है, 39 3 की टेबल से आता है, ये 5 से। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फॉर सम इंटीजर x every odd integer is of the form, every odd integer, लेट सपोज x यहाँ पे 1 है। ठीक है, हम दोनों चीजें रख के देखते हैं, एक बार x को 1, एक बार x को 2। क्योंकि यहाँ पे फॉर सम इंटीजर लिखा है तो यहाँ पे x इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम इसको पहले 1 रख के करते हैं। अगर 1 रखते हैं तो ऑड इंटीजर के लिए देखते हैं। वहां 1 रखा है यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो ये एक बार के लिए सही हो रहा है, मतलब ऑड नंबर आ रहा है इससे। ठीक है, यहाँ रखेंगे नहीं, ये तो इवन के लिए हो गया, तो गलत है। ये तो सेम ही नंबर रहेगा, हर बार नंबर निकालने के लिए सेम नंबर रहेगा। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। x प्लस 1, अगेन 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। If two positive integers m and n are written as m is equals to x square y and n is equals to this, or if two positive integers m and n are written as this and x and y are prime numbers, then the HCF of m and n। x और y इसमें प्राइम नंबर्स हैं। ओके,
HCF पूछा गया है, x स्क्वायर y का x क्यूब y क्यूब का। HCF हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा इसमें से, एक्स स्क्वायर। एक्स को अगर देखें, जैसे अगर हम HCF निकालें तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे लेट सपोज हमने निकाला 24 का, तो ये क्या आएगा 2 12 4 ऐसे आएगा। यहीं पे अगर हम लिख लें 2 just 6 6 2 12, अगर हम यहाँ पे लिख लें 12, अब 2 की पावर्स को अगर देखें तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। एलसीएम के लिए हम 3 लेते हैं, लेकिन एचसीएफ के लिए जो कॉमन है सिर्फ वही लेंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर वाई में देखेंगे तो सिर्फ वाई होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर एलसीएम पूछा जाता तो अलग होता है, एलसीएम में हम फिर क्या करते हैं, एक्स क्यूब लेते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब बड़ा है तो एक्स क्यूब हो जाता, और वाई स्क्वायर वाई क्यूब में से वाई क्यूब हो जाता, ये हो जाता, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस, m and n being प्राइम नंबर्स, एलसीएम। अब यहाँ पे एलसीएम पूछ लिया गया, एलसीएम में क्या करना है, हमें हाईएस्ट लेनी है। देखिए क्या करना, क्या आपको वर्ड्स पे नहीं जाना है, यहाँ पर से मतलब जाना है अगर आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से ये नहीं देखना कि लोएस्ट बस लिखा है तो लोएस्ट ले लिया, लोएस्ट एम स्क्वायर होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है यहाँ पे, और वहां क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन कितना था, सिर्फ 2 स्क्वायर था या एक्स स्क्वायर था। हाईएस्ट कॉमन यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर था हाईएस्ट कॉमन। यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो हम यहाँ पे m टू द पावर 4 ले लेंगे और n क्यूब लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट एलसीएम के लिए। The least number that is divisible by all the numbers from 10 to 15 both exclusive is, the least number that is divisible by all the numbers from 10 to 15 both exclusive। exclusive का मतलब क्या है, 10 और 15 को नहीं लेना है, मतलब 11 12 13 14, बस इन चारों से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, लीस्ट नंबर पूछा गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं 11, 11 का इजी है 11, क्योंकि ये सारे नंबर के लास्ट डिजिट इवन है, मतलब 12 या 14 से जा सकते हैं हम, 2 का अगर देखें तो। सबसे हम पहले देख लेते हैं 11 के लिए, 11 के लिए क्या तरीका होता है, तो 11 के लिए ये तरीका होता है, जैसे 4016 लिखा था पहला नंबर, हम वही ले लेते हैं। अगर 4016, तो हमें ऑल्टरनेट नंबर्स लेने हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर 4 ले लिया, फिर थर्ड नंबर ले लिया, स्क्वाड किया 5 आया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर ले लिया, यहाँ पे मतलब सेकंड नंबर लिया, फिर फोर्थ नंबर ले लिया, स्क्वाड किया, आया 6, इसको माइनस कर लेना है। तो इसका आंसर अगर 6 माइनस 5 करें या 5 माइनस 6 करें, फिर भी एक में माइनस बना रहा है, एक में वन आ रहा है, तो हमें ये नहीं लेना, मतलब ये फिर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, और ये माइनस करने पे 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए, तब ये 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो 4016 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन ही नहीं होगा, हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ये नहीं होगा। 4000 देखेंगे तो ये भी नहीं होगा, 2008 देखेंगे तो ये भी नहीं होगा, 4004 देखेंगे तो हो जाएगा 404044, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। एक ही देखने से यहाँ पे पता चल गया। एलसीएम पूछा गया है 513 एंड 1134 का एलसीएम। एलसीएम तो आई थिंक निकालना ही पड़ेगा। 513 अलग अलग ना निकाल के एक ही बार में निकाल लेते हैं, 5 8 1 9, अच्छा ठीक है 9, 3 1 3, 3 7 21, 3 1 3, 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24, 7 8 9 18,
3 5 are 15, 3 7 are 21, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 6 are 18, 3 1 are 3, 3 9 are 27, 3 4 are 12, 3 2 are 6, 42 and 19। 19 तो 19 की टेबल से ही जाएगा, और फिर बचा 42, तो ठीक है, यही है, यही होगा, मतलब एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इन सबको मल्टीप्लाई करके। अब हम देखते हैं यहाँ पे 3 का मल्टीपल कौन सा नहीं है, तो इनके डिजिट का सम करते हैं। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 + 1 6, 6 + 8 14, 14 + 2 16, नहीं होगा 3 से। 6 8, 8 to 10 + 16 नहीं होगा। 7 + 1 8, 8 to 16, 17 18, ये हो जाएगा। सिंपल, हमें बस इतना ही करना था। चाहे तो हम यहाँ फर्स्ट स्टेप पे ही रुक के चेक कर सकते थे, ठीक है, पर इस तरीके से करना है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 इज, चेक कर लेते हैं ये कितना हो जाएगा। 2 2 4 and 3 3 9, 9 4 36, 2 into 3, नहीं ये तो होगा ही नहीं। 2 into 3 3 9, 3 3 9 81, ये तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं। 3 3 9, 9 3 27, 27 into 2 is 54। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कुछ मिसप्रिंट है, आई थिंक यहाँ पे वैल्यू होगा, आई थिंक the value of the remainder are when a positive integer p is divided by 2 r। The value of remainder are when a positive integer p is divided by 2। अच्छा, जो मुझे समझ में आ रहा है जिस हिसाब से, तो ये पूछा गया है अगर p को किसी 2 से डिवाइड किया जाए तो r रिमाइंडर बचता है, तो वो क्या क्या हो सकता है। ओके, 2 फिक्स है, 2 से डिवाइड करना है। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर है, 2-3 कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं यहाँ पे। अगर ये 0 है, पॉजिटिव इंटीजर लिखा है ना, पहला नंबर ले लेते हैं 1। अगर 1 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचा 1, मतलब 1 बच सकता है। 1 किसमें है, इसमें नहीं है। फिर अगर हम 2 रखें, ठीक, तो 0 भी आ सकता है, तो 0 इन दोनों में है। क्या 3 आ सकता है? नहीं आ सकता है। कभी भी हम जिस टेबल से डिवाइड करते हैं उससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता है, ना ही वो नंबर आ सकता है। तो हम यहाँ से भी कर सकते थे। पहली बात तो कि 4 और 3 नहीं आएगा तो ये हट गया ऑप्शन, सेम नंबर नहीं आएगा तो ये हट गया ऑप्शन, इसमें भी बड़ा है तो ये हट गया ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वो सॉरी 1 इज करेक्ट, 0,1। For any two positive integers p and q, LCM into HCF। LCM, ओके, LCM और HCF क्या होता है? LCM and HCF is equals to, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, LCM into HCF is equals to the product of numbers। जिस नंबर का भी हम LCM या HCF निकाल रहे हैं उसका प्रोडक्ट कर देंगे तो वो LCM LCF के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। If m and n are integers and is represented in the form of power m, okay, m upon n, then it is, m और n इंटीजर्स हैं और उसको रिप्रेजेंट किया गया है m अपॉन n की फॉर्म में। तो ये क्या होंगे? इवन नंबर नहीं होंगे, रैशनल नंबर होंगे, नेचुरल भी नहीं होंगे, होल भी नहीं होंगे। सम ऑफ अ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल। 0.2 is a rational number plus wait, root 2 is an irrational number
So the sum is also an irrational number. Rational and irrational. कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, रैशनल तो नहीं होगा. रैशनल एंड इरेशनल दोनों भी नहीं होगा, इरेशनल होगा क्योंकि यहाँ पे √2 आ गया साथ में. क्वेश्चन नंबर 56. द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज. नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट होता है 1. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से. होल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 0 से. 0 1 2 आगे तक पूरा. तो नेचुरल नंबर पूछा इसलिए 1 होगा, और होल नंबर पूछा होता तो 0 होता. जीरोस ऑफ दिस, तो इस इक्वेशन के जीरोस पूछे गए. जीरोस पूछने का मतलब है आपको इससे क्या निकालना पड़ेगा, मतलब एक्स की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी जिससे 0 का. यहाँ पे हम लगाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो मैं बता देती हूँ उसको कैसे करते हैं. तो ये इक्वेशन है x² माइनस 7x प्लस 12. इसमें हमें क्या करना होता है? पहली बात तो ये इस अरेंजमेंट इसका ऐसे ही होना चाहिए, इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होना चाहिए. फिर हमें क्या देखना है? a इंटू सी मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे a 1 है, c 12 है. मल्टीप्लाई करके क्या आया? 12 आया. और यहाँ पे चेक करना क्या लिखा है नंबर, b की जगह पे 7 लिखा है. तो हमारे पास नंबर ऐसा होना चाहिए मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस करके 7 आए. प्लस करके या माइनस करके आएगा वो हमें कहाँ से पता चलेगा? इस वाले साइन से. यहाँ प्लस लगा इसलिए हमें प्लस करके 7 लाना है. तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो जाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आता हो, प्लस करके 7, 4 एंड 3. मतलब दोनों एक ही चीज में सेटिस्फाई होना चाहिए. देखिए ऐसे हमें 7 की जगह रिप्लेस कर देना है उसको. 4 प्लस 3 इज 7 हो गया सही. प्लस 4 इंटू 3 जो होता है वो 12 होता है. तो ये वाली कंडीशन दोनों होनी चाहिए सही. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 4x माइनस 3x प्लस 12 वापस से ऐड करके 7 नहीं लिख देना है. इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे. अब हम x हो जाएगा कॉमन, बचेगा x माइनस 4. इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे माइनस 3x माइनस 4. कभी भी हम ये करेंगे तो ये ब्रैकेट्स के नंबर वो जो भी टर्म्स हैं ये सेम आएंगे. तो इसको अब हम x माइनस 4 को कॉमन कर लेते हैं. तो x माइनस 4 x माइनस 3 हो गया. अब जीरोस क्या हो जाएंगे? इसको इक्वल्स टू 0 रखो, इसको इक्वल्स टू 0 रखो. आंसर आ जाएगा 4 और 3. 3 4. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. If 1 0 of the quadratic polynomial is 2, then the value of k is. जो जीरो होते हैं उसका क्या मतलब होता है? x की वो वैल्यू जिसपे आंसर जो है वो 0 आ जाए. मतलब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू जैसे हमने निकाला 3 और 4, अब हम इसमें अगर x की वैल्यू 3 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 4 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा. वैसे ही यहाँ पे है. अब एक 0 दिया गया है 2, तो वैल्यू ऑफ क्या निकाली है? मतलब हमें 0 रखना है इसके इक्वल. x² मतलब 2² x की वैल्यू 2 रखनी है. 2² प्लस 2 माइनस के और इसको इक्वल्स टू 0 कर देना है. 4 प्लस 2 6 माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस 6. माइनस माइनस कैंसिल, के इज इक्वल्स टू 6. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. The relationship between the zeros alpha and beta and coefficient of the quadratic polynomial is. अच्छा सम पूछा गया है. यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं तो सम होता है. क्या होता है इनके बीच का रिलेशन? जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोस का सम होता है वो होता है इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी वाली सीरीज देखी होगी तो मैंने उसमें बताया है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. तो ये तो प्रोडक्ट दिया हुआ है तो ये तो गलत हो जाएगा. C upon B minus B upon A. Option number C is correct. Which of the following is not irrational? मतलब rational. यहाँ पे rational पूछा गया है. ये irrational है, ये भी irrational है, ये भी irrational है, ये rational है. कैसे? यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी a माइनस बी. ये क्या होता है? a²
माइनस बी स्क्वायर, रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, रूट 11 का स्क्वायर 11, रूट 7 का स्क्वायर 7, ये हो गया 4। तो ये इरेशनल, वो सॉरी इरेशनल नहीं है, मतलब रेशनल है। क्वेश्चन नंबर 61, कितने बच्चे? जनरल हिंदी स्टार्ट हो गया, 2 पेजेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, if the lines given by this and this are parallel, then the value of k इन लाइंस को अगर ये लाइंस अगर पैरेलल है, ग्राफ में हम बनाते हैं ना इक्वेशन को, ग्राफ पे डिनोट करते हैं जब, तो इनके जो ग्राफ बन रहे हैं उनकी लाइंस जो है वो पैरेलल आ रही है, तो वैल्यू ऑफ के क्या होगा? जो कोफिशिएंट्स होते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसे होता है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें ना, ऐसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल है, तो हम a1 b1 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 देखेंगे। a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, b1 है 3 के और b2 हो गया 6। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 इंटू 6 अपॉन 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2 टू द 4, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, मतलब इक्वल रखना है बस हमें और वैल्यू निकाल लेंगे। द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव, तो ये दो पेयर्स दिए हैं, इनके क्या होंगे, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, एग्जैक्टली टू सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, सेम वैसे कोफिशिएंट्स निकालेंगे यहाँ पे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। 2 अपॉन माइनस 3, 4 अपॉन माइनस 6, माइनस भी लिखना है, प्लस का नहीं लिखना है सिर्फ, मतलब हमेशा पॉजिटिव नहीं रखना है अगर नेगेटिव साइन लगा है यहाँ पे तो। फिर माइनस 10 अपॉन प्लस 15 है तो ये नहीं लिखेंगे प्लस, माइनस 6 माइनस 10 अपॉन 15। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 अपॉन 3 तो नहीं होगा, 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3, तो तीनों बन गए माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3। जब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ना, ये किसके लिए लिखा है, पैरेलल लाइंस के लिए। जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तब क्या होगा, कोइंसाइड करेंगी ये लाइन, मतलब एक के ऊपर एक जाएगी लाइन, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ऑप्शन बी। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तब होता है यूनिक सॉल्यूशन। एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस तो नहीं बन रहे यहाँ पे। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब पैरेलल होती है लाइंस, जो कि ये कंडीशन होती है ये वाली। क्वेश्चन नंबर 63, द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस इज, ओके नंबर सेम है लगभग, बस माइनस के साइन अलग अलग हैं, इसको तो हम सॉल्व करके ही देख लेंगे, या हाँ कर लेते हैं, एलिमिनेशन से करते हैं। इसको 3 बना लेते हैं, पहली वाली इक्वेशन सेम लिख लेते हैं, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी 12x माइनस 3y प्लस 9 3 27 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब एलिमिनेट करने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में 12 माइनस 6, 6x 27 माइनस 10 प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0।
x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -17/6। x की वैल्यू -17/6। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू एलिमिनेट करके ही निकालें। y की वैल्यू निकाली ना, दूसरी वाली इक्वेशन ले लेते हैं। 4x - y + 9 = 0। 4x + 9 = y। हाँ अब ठीक है। x की वैल्यू क्या अभी हमने निकाली -17/6 + 9। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 17 2 ज़ा माइनस का 34/3। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं साथ में। 9 3 ज़ा 27। इसको माइनस करेंगे तो पहले तो माइनस का आएगा। 3 4 7, 7/3 -7/3। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किसी भी तरीके से हम कर सकते थे। हम क्या कर सकते थे, किसी भी ऑप्शन के दोनों वैल्यूज उठा करके किसी एक इक्वेशन में रख के देख लेते पहले। जैसे हमने ये दोनों वैल्यूज उठाई, यहाँ x की जगह रखी, यहाँ y की जगह रखी, इसको सॉल्व करके देख लिया पूरा। अगर ये 0 हो रहा है तो सही है, लेकिन इसमें भी अप्लाई करके देखना होगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर पहला ऑप्शन नहीं सही निकला या पहला जो हमने रखा वो नहीं सही निकला तो दोबारा भी करना पड़ेगा उसको। क्वेश्चन नंबर 64। The sum of two numbers is 24 and the product is this. The numbers are। दो नंबर्स हैं जिनका सम है 24, जिनका प्रोडक्ट है 143। नंबर्स कौन से हैं? अच्छा यहीं से निकाल सकते हैं। पहले सम देख लेते हैं किसका 24 नहीं है। 9 + 15 है, ये भी है ऑप्शन सी, ये भी है और ये भी है। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं 143। 15 9 जा नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 65। इसकी वैल्यू पूछी गई है अंडर रूट में 12 + 2। इसका क्या करना होता है, ट्रिक है। 12 का आपको फैक्टर निकालना है। फैक्टर इन द सेंस प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो ये हो जाएगा 3 × 4। ऐसे दो नंबर्स का निकालना है, मतलब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आता है 12 आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे अगर प्लस लगा है तो इसमें से जो बड़ा नंबर होगा 3 4 में से वो ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, देन इट्स nth टर्म इज। ठीक है, सम दिया गया है एपी का, तो nth टर्म क्या हो जाएगा। सम का फॉर्मूला लगाते हैं हम पहले। सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ये कितना दिया हुआ है 3n² + 8n। 3n² + 8n। पूछा क्या है, nth टर्म। nth टर्म तो होता है an की वैल्यू। an होता है a + n - 1 × d। लेट्स सॉल्व। n से ये कैंसिल हो जाएगा और 2 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर 2a + n - 1 × d = क्या हो जाएगा 2 3 जा 6n + 8 2 जा 16। ये हो जाएगा 6n + 16। इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, इसके आगे कुछ वैल्यू नहीं आएगा। वेट, हम इसको
इस तरीके से ना करके दूसरे तरीके से कर सकते हैं। हमें ए एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, एन तो नहीं चाहिए क्योंकि एन तो लिखना ही है। तो हम इसको इस तरीके से करते हैं, यहाँ से हम ए की और एन की डी की वैल्यू निकालते हैं, S1 निकालते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए सम क्या होगा, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 वन जा 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 8 वन जा 8, ये हो गया 11। S1 हो गया 11, S2 निकालते हैं यानी कि सेकेंड टर्म, नहीं सेकेंड टर्म का सम निकल के आएगा। ठीक है, ये a की वैल्यू हो गई। S2 निकालेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 2 8 जा 16, ये हो गया 28। मतलब फर्स्ट टर्म 11 है और फर्स्ट टर्म 11 है, सेकेंड टर्म 28। A1 जो है वो 11 है पर S2 है 28। मतलब इसमें से अगर अगर हम 11 माइनस कर देंगे तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म आ जाएगा विच इज 17। A1 इज 11, A2 इज 17, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, अब निकल आएगा। nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 6, तो 11 प्लस 6n माइनस 6, 11 प्लस 6 कितना, 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा 5, 6n प्लस 5, 6n प्लस 5 आ रहा है, माइनस 5 नहीं आ रहा है। a plus n minus then its nth term is a plus n minus 1 into d, n minus 1 माइनस तो कहीं जाएगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, यहाँ पे प्लस लग के होगा, ऐसे नहीं होगा। हो सकती है मिस्टेक्स, तो पुराना पेपर है थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, क्या निकालना होता है इसके लिए हमें, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकालेंगे हम। तो ये क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac रियल रूट्स के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, स्मॉलर देन है तो रियल रूट्स होंगे नहीं। फिर यहाँ पूछा गया टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने चाहिए, तो हम पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सबकी निकाल लेते हैं। फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac क्या हो जाएगा 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -5, तो ये हो गया 1 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 21। सेकेंड निकालते हैं, बी स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी है 1 1 छोड़ देते हैं, 6 4 जा 24, ये आएगा नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगा। थर्ड बी स्क्वायर माइनस का 26 का स्क्वायर, लंबा हो गया ये तो, इसको 2 से डिवाइड करते हैं ना पहले इक्वेशन को, पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13, यहाँ आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अब सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर होता है 1 6 9, 13 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए तो हो गया 1 इंटू सी हो गया 48, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 48 को, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 4 जा 16, 17 18 19 192, ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ वाला बी स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये भी नेगेटिव आएगा, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पॉजिटिव आना चाहिए आंसर, तो आपका रियल रूट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68, आई थिंक यही पेज बचा है।
In an AP, if D is -6, N is this, AN is equals to 8, AN is equals to 8, then A is, okay, A9 की वैल्यू दे रखी है, मतलब AN is equals to A plus N minus 1 into D. क्या निकालना है यहाँ पे? A की वैल्यू, AN दिया हुआ 8, A की वैल्यू निकालनी है, N is equals to 9, 9 minus 1 8, 8 into D minus 6. A की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये माइनस में उधर चला जाएगा, 8 माइनस का होगा ये तो प्लस का हो जाएगा, 8 6 48, 8 8 56, ऑप्शन नंबर सी सही है। मिसिंग टर्म्स यहाँ पे तो रख के देख लेते हैं, 20 और 10 रखते हैं, 20 और 10 ना, 20 और 10 सही आ रहा है, -5 हो रहा है, 11 और 9 रखने से 11 और 9, यहाँ पे कितना माइनस हुआ? नहीं, यहाँ तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया, वैसे तो यही आएगा, फर्स्ट ही सही है। If triangle ABC, if in triangle ABC, C is 90 degree. Sin theta is 3/5. Sin theta is 3/5. Find the value of cosec theta. Cosec theta तो इसका opposite हो जाता है 5/3. करना ही नहीं था. Tan 30 plus cot 60 minus tan 60 plus cot 30 equals to. Tan 30 कितना होता है? 1/√3 plus cot 60 कितना होता है? Cot 60 हो जाएगा 1/√3 माइनस tan 60 होता है √3, cot 30 भी हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 2/√3 माइनस ये हो जाएगा 2√3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3/√3 सही है। 2 माइनस 3 2 6/√3 ये हो जाएगा 4 माइनस 4/√3, ऑप्शन नंबर डी। मतलब यहाँ पे आपको साइन कॉस टैन इन सब की वैल्यूज पता होनी चाहिए। द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर द एपी। ओहो, फर्स्ट टर्म हो गया 127, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कॉमन डिफरेंस माइनस करके निकाल लेंगे, a2 माइनस a1 प्लस में आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। करना ही नहीं है, कुछ देखना है खाली। AB is a chord of the circle AOC. AB is a chord of the circle and AOC is diameter. Okay. AOC is the diameter. AOC. और क्या बोले? AB is the chord. कैसी भी? AB is the chord. Angle ACB 65. ACB is 65. Okay, बन जाएगा, ये हो जाएगा 65 डिग्री। फिर if AT is the tangent to the circle at point A, AT is the tangent. इधर भी जा सकती थी वैसे तो ये टेंजेंट, है ना? देखते किधर जा रही है। To the circle at point A, then BAT is equal to ठीक है, ये वाला होगा। हो तो वो भी सकता है वैसे, एंगल ही तो बनाना है ना, तो BAT ऐसे भी हो सकता है। नहीं होगा, सारे एंगल्स जो हैं वो छोटे दिए हुए हैं, मतलब ये वाला ही होगा, ये होगा BAT, ये वाला एंगल पूछा गया। अभी इस ट्रायंगल को अगर देखें, इस ट्रायंगल को, ये हो गया 90 डिग्री क्योंकि डायमीटर पे बना हुआ है ये, 90 + 65
155 हो गया, 155, 180 माइनस 155, 60, 70, 80, 25। तो ये 90 बनाने के लिए ये कितना हो जाएगा? 65, मतलब ये एंगल इक्वल हो जाएगा 65। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स इज, ओके, मिड पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 मतलब -4 प्लस -4 यानी कि माइनस का 8 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 6 प्लस 2 8 अपॉन 2, -4, -4, ऑप्शन नंबर डी is correct. Last question. In the given figure, CP and CQ are tangents. CP and CQ are tangents, okay, to a circle with center O. ARB is another tangent. ARB is another tangent touching circle at R if CP is 15. CP ये दी हुई है 15, लिखा है किसी ने 15. PC is 8, BC is 8. Then the length of BR पूछी गई है. अगर हम यहाँ से देखें तो ये टेंजेंट यहाँ से जा रही है, ये टेंजेंट, ये भी टेंजेंट है मतलब एक, और ये मीट कर रही है यहाँ पे. तो ये जो होती हैं ये इक्वल होते हैं आपस में, ये मतलब BQ एंड BR इज इक्वल. तो BQ कितना हो जाएगा? जैसे PC दिया हुआ है या CP दिया है तो वो CQ के इक्वल होना चाहिए. अब ये 15 है, ठीक है, ये 15 है तो ये भी 15 होनी चाहिए. अब यहाँ तक तो 8 हो गई है, तो बची कितनी? 7. जब ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर. तो हमने इस वीडियो में अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर 2 से वो देख लिए हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू जनरल हिंदी और वी विल डू साइंस क्वेश्चन. जनरल हिंदी पहले कर लेंगे. या दैट्स इट फॉर द वीडियो.